सुप्रभात। चलिए, वैसे तो कल हम लोगों की पहली मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कल की कक्षा में शायद हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और मुझे लगता है कि आज सब लोग देख पा रहे होंगे और ऑन टाइम उसी समय पर आप कमेंट भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सब अपना परिचय दीजिए कि कितने लोग इसमें बीएड हैं और कितने लोग बीटीसी हैं और कितने लोग शिक्षा मित्र हैं। उसके बाद हम लोग कक्षाओं को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग यूपीटेट पढ़ने के लिए आए हुए हैं और आप सबका तहे दिले और बहुत बहुत स्वागत है। तो बीटीसी आलोक मिश्रा, अच्छा, चलिए बढ़िया है। बीटीसी वाले ज्यादा दिख रहे हैं, बीएड वाले भी हैं। शिक्षा मित्र महोदय शायद नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, लगभग बीएड और बीटीसी बराबर हैं। बहुत खूब, चलिए बड़ी खुशी की बात है। चलिए आज शुरुआत करते हैं। कल मैंने हिंदी का आपको पाठ्यक्रम बताया था और आज आपको बताना है कि हिंदी भाषा क्या है। हिंदी शब्द पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरी पूरी कक्षाओं में आपको क्लास नोट्स जरूर बनाने हैं। क्लास नोट्स क्या होता है कि बहुत सारी चीजें नोट्स में छूट जाती हैं, तो उसको हम लोग क्लास नोट्स में कवर करवाते हैं। तो क्लास नोट्स आपका शार्ट क्लास नोट जरूर बनना चाहिए। बाकी जो किताबें मैंने खरीदने के लिए कहा था वो किताबें आप सबको ले लेना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको कुछ भी अपने से खरीदना नहीं है, मैं जो बताऊंगा, संस्थान जो बताएगा वही चीजें आपको खरीदने और लेनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पेपर दो, पेपर दें। सर स्मार्ट लग रहे हैं, धन्यवाद। सुप्रभात सर। चलिए भाई, बातचीत बंद, पढ़ाई शुरू। आज हम लोग सबसे पहले हिंदी शब्द पर बातचीत करेंगे क्योंकि कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं, कोई विषय हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस शब्द के ऊपर जाते हैं कि जो लिखा है उसका अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी व्याप्ति कितनी है। ये सारी चीजों को एक साथ हम मिलाकर देखते हैं। चलिए आप सब जल्दी से तैयार हो जाइए, कमेंट बॉक्स में आ जाइए, जवाब देने के लिए एकदम से तैयार हो जाइए। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ही पूछूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपने कम से कम 12वीं तक हिंदी जरूर पढ़ी होगी। कक्षा 12 तक आपने हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ी होगी। अगर आप हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र से हैं तो 12वीं तक हिंदी पढ़ने के बाद कम से कम एक चीज तो आपको मालूम हो ही गई होगी कि हिंदी शब्द में ये कौन सा हिंदी मानक लिखा है। हिंदी और हिंदी, इन दोनों में शुद्ध कौन सा लिखा है और मानक कौन सा लिखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी बताइए, पहला है या दूसरा है? दोनों में मानक कौन सा लिखा है? तो बहुत सारे लोग पहला और बहुत सारे लोग दूसरा और कुछ लोग कोई नहीं। क्या मतलब हमसे पहला सही हो दूसरा सही हो, क्या मिल जाएगा हमको बता देने से? तो देखिए, यहां पर जो हिंदी लिखा है पहला और ये हिंदी लिखा है दूसरा। ऐसी कहावत है कि जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। कहने का तात्पर्य कि जो हिंदी लिखी जाती है ऊपर बिंदी होना चाहिए और ये इसका शुद्ध रूप है। जो बीच में आप ना लगा देते हैं वो सही नहीं माना जाता। आपको जो अनुस्वार है ये ह के ऊपर यहां लगाना चाहिए और यही शुद्ध माना जाता है। अब आप सब मुझे ये बताएं कि आप सब कौन सी कक्षा पढ़ रहे हैं? आप सब मुझसे क्या पढ़ रहे हैं या किस विषय की कक्षा ये चल रही है? बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप लोग आसान सवाल का जवाब देते हैं। देखते हैं कि कितने सही लोग जवाब दे पाते हैं कि आप सब क्या पढ़ रहे हैं मुझसे। बहुत ही आसान सवाल है। हिंदी की गलत, हिंदी, जितने लोग हिंदी कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। हिंदी की कक्षा नहीं। किसी एक ने सही जवाब दिया है, दो ने सही जवाब दिया,
इसका मतलब यह है कि हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट भी आ चुके हैं। चलिए बढ़िया, स्वागत है। तो जो शुद्ध आप कहेंगे कि भाई किस चीज की कक्षा चल रही है, तो कक्षा चल रही है मानक हिंदी की। किसकी कक्षा चल रही है? मानक हिंदी की। दोनों हिंदी शुद्ध लिखा है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मानक कौन सा लिखा है, तो मानक हिंदी कहने का मतलब यह है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में जिस भाषा को अंगीकृत कर लिया, जिस भाषा को मान्यता प्रदान कर दी, वो भाषा क्या कहलाती है? मानक हिंदी कहलाती है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां आप जो देख रहे हैं हिंदी, ये मानक रूप में लिखा है, और हम लोग, मैं जिस भाषा में बातचीत कर रहा हूं, आप लोग जिस भाषा में कमेंट कर रहे हैं, आप लोग जो भाषा पढ़ेंगे वो मानक हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे, मानक हिंदी पढ़ेंगे। क्योंकि हिंदी जो है भारत भर में न कोई पढ़ाता है और न कहीं पढ़ी जाती है। केवल हो सकता है ये हिंदी शोध का विषय हो, हिंदी कुछ एक बोली के रूप में हो सकता है कहीं पढ़ाई जाती हो, लेकिन हिंदी जो है वो कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं जाती। जहां पर भी बातचीत की जाती है वहां पर भी मानक हिंदी की बातचीत की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब अगला प्रश्न आप सबसे फिर है कि हिंदी जो है वो बोली कहां जाती है? पूरे भारत भर में हिंदी कहां बोली जाती है? पूरे भारत भर में हिंदी कहां बोली जाती है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। जैसे सोना होता है ना खरा, वैसे भाषा का जो स्टैंडर्ड है, जो खरापन है, अति शुद्धता, परिशुद्ध कर दिया गया है, छान कर एकदम साफ कर दिया गया है। उत्तर भारत में बोली जाती है, गलत है। नॉर्थ इंडिया, भाई ये उत्तर प्रदेश छूट गया था, उत्तर प्रदेश बिहार में बोली जाती है, गलत है। अच्छा, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं और वो सही जवाब है मेरठ। जो हमारा पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम है उत्तर प्रदेश का, वहां पर दिल्ली के तराई क्षेत्र, या दिल्ली जो है हरियाणा और दिल्ली का तराई क्षेत्र, तो जहां पर इसका उद्भव और विकास माना जाता है। आप अभी भी खड़ी बोली भाषा, खड़ी बोली हिंदी और हिंदी के बीच में तुलना करिए तो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, सही बात है। तो अगर आप देखिए जो हिंदी वहां बोली जाती है और आपके यहां जो हिंदी बोली जाती है, उसमें अंतर क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं इलाहाबाद में रहता हूं और हमारे यहां तो हिंदी बोली जाती है, आप कैसे कह रहे हैं कि इलाहाबाद में नहीं बोली जाती? तो इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है। कहेंगे सर हमारे प्रतापगढ़ में बोली जाती है, तो प्रतापगढ़ में भी हिंदी नहीं बोली जाती, अवधी बोली जाती है। कोई कहेंगे है बनारस में बोली जाती है, आप बहुत बात कर रहे हैं बनारस, चलिए आपको दिखाते हैं हम। तो बनारस में भी भोजपुरी बोली जाती है। ये बोलियां हैं। और हिंदी भी, अगर हिंदी आप कहते हैं तो हिंदी का मतलब आप खड़ी बोली की बात कर रहे हैं। हिंदी का मतलब आप खड़ी बोली की बात कर रहे हैं। और खड़ी बोली जो है वो कहां बोली जाती है? मेरठ उसका केंद्र रहा है, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे हम जो भाषा में बात कर रहे हैं ये क्या है? यह भी हिंदी है। तो क्या हम बोल नहीं रहे हैं? बोल रहे हैं। बोलने का तात्पर्य होता है कि वहां की क्षेत्रीय भाषा। अगर आप कहते हैं कि आपके यहां अंग्रेजी बोली जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, आपका पूरा घर परिवार बोलता है, तो इसका मतलब अंग्रेजी बोली जाती है। इसका कहने का तात्पर्य होता है कि बोली तो जाती है, ठीक है, लेकिन वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है वह अंग्रेजी है कि नहीं है। इसी तरीके से हिंदी जो क्षेत्रीय भाषा है, खड़ी बोली जो क्षेत्रीय भाषा है, वो वहां पर है। बाकी हर जगह की अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। ठीक है, सर आप हम लोगों को क्या बोल रहे थे?
और एक चीज मैं विशेष तौर से आप सबको बता देना चाहता हूं कि मेरे पूरी कक्षा के दौरान आप सबको न तो आपस में बातचीत करनी है, अगर आपस में आप सब बातचीत करेंगे, किसी का हालचाल पूछेंगे और कौन पढ़ने आया कौन नहीं पढ़ने आया, ग्रुपबाजी करेंगे या इस तरह का कोई भी काम करेंगे, तो मैं एक ही काम करता हूं, आपका कमेंट ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी क्लास चल रही हो किसी भी विषय की, उस अध्यापक के विषय में आप उतना ही बातचीत करिए जो लेसन वो पढ़ा रहा है। मान लीजिए मैं आज हिंदी शब्द के विषय में बातचीत कर रहा हूं, मुझसे किसी भी तरह का प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपस में बातचीत कमेंट बॉक्स में नहीं करेंगे और न तो अध्यापक से इस विषय के इतर बातचीत करेंगे। यह आपको ध्यान में रखना है। कक्षा शुरू होने से पहले और खत्म होने से थोड़ा सा पहले आप कोई भी समस्या है, कोई भी बातचीत करनी है, हमसे पूछ सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कक्षा शुरू हो जाने के बाद में केवल पढ़ाई लिखाई की बात चलेगी और इसका उल्लंघन आप करेंगे तो आप उसके फिर परिणाम भी आपके सामने होगा। इसलिए केवल पढ़ाई करिए, समय बहुत कम है और केवल कक्षा में केंद्रित होकर पढ़िए। मेरी तरफ से पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको जो नहीं समझ में आएगा मैं 20 बार 50 बार 100 बार समझाऊंगा, जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार समझाऊंगा, लेकिन अनुशासन कक्षा का बना रहना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। बाकी आप सब मास्टर साहब ही हैं और समझदार नहीं है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हमने बताया कि हिंदी जो है वो मानक भाषा है, हिंदी मेरठ में बोली जाती है। हिंदी जो मेरठ में बोली जाती है और जो आपके इलाहाबाद में खड़ी बोली मान लीजिए हम प्रयोग कर रहे हैं, उनमें अंतर क्या हो जाता है? खड़ी बोली का जो शब्द बनता है, खड़ी बोली को हम खरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरी। और इसी से एक शब्द बनता है खरी खोटी। खरी खोटी। और खरी खोटी क्या की जाती है? सुनाई जाती है। कहते भाई खरी खोटी बहुत ज्यादा मत सुनाइए। तो खड़ी से बना खरी, खरी से मतलब खरी खोटी, और ये प्योर्ड क्या है? प्योर्ड। खरी का मतलब प्योर्ड। अब यहां एक चीज और हमको समझ में आती है कि जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है उसमें क्या है? उसमें किसी भी प्रकार का लोच नहीं है। लोच नहीं है मतलब संवेदना नहीं है। जैसे अगर खड़ी बोली में हम कहें तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी आया है। हम क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी आया है। नरेंद्र मोदी आया है। यहां पर आप देखिए व्याकरण के नियम से तो नरेंद्र मोदी जी केवल अकेले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ जो सहायक क्रिया है लग रही है, इसमें हम हैं कर देंगे तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी आए हैं। हैं अकेले व्यक्ति वो, लेकिन इनके साथ हम इस बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। ये मानक हिंदी है। गांधी कहता है, गांधी कहता है न कह के हमको क्या कहना चाहिए? गांधी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये खड़ी बोली में अंतर हो जाता है। तो खड़ी बोली में लोच नहीं होता है, उसमें बहुत सारे व्याकरण के नियम नहीं काम करते, उसका खुद का अपना व्याकरण होता है, और जो हम भाषा पढ़ रहे हैं वो मानक हिंदी पढ़ रहे हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? मान लीजिए हर एक भाषा, हर एक विषय जो है किसी न किसी भाषा से निर्मित होता है। तो अगर मैं पूछूं कि हिंदी शब्द किस भाषा का है तो आपका जवाब होगा फारसी। कितनी आश्चर्य की बात है कि जो हमारी हिंदी है वह भी क्या है? अपनी भाषा की नहीं है। तो जितने लोग संस्कृत कह रहे हैं वो लोग जान जाएं कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का। ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत पर मुगलों का शासन था और जो सबसे पहले भारत में हिंदी का शब्द का प्रयोग किसने किया है? प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, या विश्व में हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया?
चलिए बताइए कि सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो सही जवाब है ईरानियों ने। ईरानियों ने मतलब ईरान के निवासियों ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। ईरान के लोग सिंधु नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच के वो पूछते हैं कि हम कहां पहुंचे हैं, ये क्या है? तो भारत के निवासियों ने जवाब दिया कि आप सिंधु नदी के पास पहुंचे हैं। कहां पर पहुंचे हैं? सिंधु नदी के पास में। देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। आपने अगर लिख दिया कुछ भी वही पढ़ा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी भाषा इस तरह से नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो लिखे जाते हैं वो पढ़े नहीं जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। आप लिखते तो हैं कनऊ, क्या लिखते हैं? KNOW, लेकिन क्या पढ़ते हैं? नो पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ साइलेंट वर्ड्स हैं, कुछ मूक वर्ड हैं, कुछ मूक आपकी ध्वनियां हैं जो हिंदी में नहीं होती हैं। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और वही पढ़ा जाता है। यह किसी भी भाषा की वैज्ञानिकता होती है। लेकिन जब ईरान के निवासी आए भारत में तो उन्होंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा सिंधु। तो उन्होंने कहा हिंदू। उन्होंने सा के स्थान पर हा का प्रयोग किया और धा के स्थान पर दा का प्रयोग किया और उन्होंने कहा हिंदू। अर्थात ईरानी भाषा में सा के स्थान पर हा का प्रयोग किया जाता है और धा के स्थान पर दा का प्रयोग किया जाता है। सा के स्थान पर हा और धा के स्थान पर दा का प्रयोग किया जाता है। यह उसकी एक विशेषता है। अब उन्होंने कहा सिंधु, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला? हिंदू। और हिंदू निकला तब क्या हुआ? अब इसमें क्या किया उन्होंने? थोड़ा सा परिवर्तन किया बोलने के कारण। भाषा क्या होती है? परिवर्तित होती हुई चलती है। आप ये सोचिए कि जो शब्द आज आप बोल रहे हैं कल हो सकता है उसका स्वरूप बदल जाए। एक ज्वलंत उदाहरण आपको देता हूं। कभी भी आप टैक्सी से स्टेशन गए हो तो कभी भी टैक्सी वाला स्टेशन नहीं बुलाता, वो क्या कहता है? स्टेशन के बदले टेशन टेशन टेशन। वो स्टेशन न कह के टेशन कहता है। और टेशन क्यों कहता है? क्योंकि जितनी देर में वो स्टेशन कहेगा उतनी देर में 5 बार वो टेशन कह लेगा। और टेशन कहने के पीछे उसका मामला केवल इतना ही होता है कि टेशन शब्द स्टेशन का एक स्वरूप है। और यहां पर आधा सा पर इतना ज्यादा बोझ पड़ रहा था बोलने में, बलाघात हो रहा था और हमने केवल क्या बोला? टेशन, अर्थात छूट गया कुछ। वैसे यहां हिंदू शब्द था तो हिंदू शब्द में बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। और किसमें सबसे ज्यादा बल पड़ रहा था? छोटा ऊ पर बोलने में। तो हम क्या कहते थे? हिंदू। ऊ पे ज्यादा बल पड़ रहा था और कालांतर में ऐसी स्थिति आई कि जो ऊ है ये बोलने में कम हो गया। बहुत सारे लोग इसको बोलना छोड़ दिए। अब क्या बोलने लगे? इसको हिंद बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंद। अब हमने जो सिंधु नदी के किनारे के लोग हैं उनकी जो भाषा है उस भाषा का नामकरण हमने किया। और भाषा का नामकरण कैसे किया? कि हमने उसमें ईक प्रत्यय लगा दिया जो विशेषता बताने के लिए आ गया। क्या लगाया हमने? ईक प्रत्यय। और ईक प्रत्यय लगा दिया तो हमारा शब्द बन गया हिंदीक। क्या बन गया? हिंदीक। और कालांतर में का भी बोलने में कम हो गया और केवल शब्द हमारा क्या बचा? हिंदी बचा। तो
अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि हिंदी शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ है? तो हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है कहां से हुआ है? सिंधु शब्द से हुआ है। किससे हुआ है हिंदी शब्द का जन्म? सिंधु शब्द से हुआ है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का क्रम बताइए। दो तरह के शब्द आते हैं, एक तो आता है व्युत्पत्ति और एक आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में क्या अंतर होता है? व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर होता है? देखिए, जो उत्पत्ति शब्द है, उत्पत्ति, अब आप कहेंगे कि सर मनुष्यों की उत्पत्ति होती है कि व्युत्पत्ति? तो मनुष्यों की व्युत्पत्ति होती है, शब्दों की भी व्युत्पत्ति होती है, कुछ पदार्थों की उत्पत्ति होती है, ईश्वर की उत्पत्ति होती है। बिना किसी सहायता के स्वतः जो उपज जाए, स्वतः जो निकल पड़े, वो क्या कहलाएगा? वो उत्पत्ति कहलाएगा। और बाकी क्या है? व्युत्पत्ति कहलाएगा। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ना कि उत्पत्ति हुई है। क्योंकि किससे बना हुआ है? यह बना हुआ है सिंधु शब्द से। और सिंधु शब्द से जो बना है उसका क्रम क्या है? तो बना है सिंधु, हिंदू, हिंदीक और आखिर में क्या बचा? हिंदी। ये है इसका क्रम, सिंधु, हिंदू, हिंदी और हिंदी। ठीक है, तो ये इसका क्रम हो गया। पूछ सकता है कि किस क्रम में हिंदी शब्द बना है। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का ईरानियों में सबसे पहले प्रयोग किया। और किस शब्द से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई? सिंधु शब्द से। अगला प्रश्न इसी में बनेगा कि जो ये हिंदी का जन्म, हिंदी का जन्म और विकास, हिंदी का जन्म और विकास किस भाषा से हुआ? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, हिंदी का जन्म और विकास किस भाषा से हुआ? हिंदी का जन्म और विकास किस भाषा से हुआ? बढ़िया। देखिए, यहां से हम शुरुआत करते हैं संस्कृत से। संस्कृत के दो भाग कर दिए, वैदिक और लौकिक। और लौकिक भाषा ही आगे बढ़ती है पाली में, प्राकृत में और फिर अपभ्रंश में। और इसी अपभ्रंश से सभी भारतीय या आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ है, बल्कि विकास हुआ है। संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, संस्कृत से हिंदी का जन्म और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको नोट करते चलिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसी में है कि भारत में हिंदी की क्या स्थिति है? भारत में हिंदी की क्या स्थिति है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, तीनों। तो भारत में या भारत की न तो कोई राष्ट्रभाषा है, न तो भारत के कोई राष्ट्रपिता हैं, न ही भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है, न ही भारत की कोई राष्ट्रीय मिठाई है, न ही भारत के कोई राष्ट्र कवि हैं, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई भी वर्णन हमको देखने को नहीं मिलता है। ये एक हमारे लिए दुख की बात है।
राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। भारत की कोई भी एक मातृभाषा नहीं है, भारत की बहुत सारी मातृभाषाएं हैं। जिस क्षेत्र में आपने जन्म लिया वही आपकी मातृभाषा है। आपने अगर मान लीजिए जन्म लिया है उड़ीसा में, तो उड़िया आपकी मातृभाषा है। आप इलाहाबाद में जन्म लिए हैं, तब भी आपकी क्या है, जो अलग अलग भाषाएं हैं उनका जो क्षेत्र है वो अलग अलग तरीके का है। इलाहाबाद में आपके अवधी मातृभाषा है,